हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मुख्यतः मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अर्थात श्वसन की क्रियाविधि। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य को अंतः श्वसन की आवश्यकता कब पड़ती है एवं बाह्य श्वसन की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा जो होता है कि कूपिका के माध्यम से या फिर जो हमारी नलियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा ऊतकों और कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम केवल अभी इतना समझेंगे कि किस प्रकार श्वास होती है तो वायु होती है वह हमारे शरीर के अंदर जाती है एवं बाहर जाती है। इस प्रक्रिया को क्या हम बोले, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। एक नॉर्मली भाषा में अगर अंतः श्वसन की परिभाषा देखें तो उसमें बोला गया है कि अंतः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल के द्वारा वायु अर्थात ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है, वो अंतः श्वसन होता है। अर्थात वायु का फेफड़ों के अंदर में जाना ही क्या है, अंतः श्वसन। और इसी के जस्ट विपरीत अगर हम बाह्य श्वसन की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि फेफड़ों में उपस्थित वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट पदार्थ है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो वायु बची है उसका हमारे फेफड़ों से निकल करके वायुमंडल में मिल जाना अर्थात शरीर से वायु का बाहर जाना ही हमारा क्या है, बाह्य श्वसन, जिसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। ओके, तो इसको हम समझते हैं कि अंतः श्वसन किस प्रकार होता है। अब अंतः श्वसन जो होता है ना, वे मुख्यतः होता है फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। क्या बोल रहा है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ना अर्थात जो लंग होते हैं हमारे सब बॉडी के अंदर दो, उसमें अंतः श्वसन प्रक्रिया तब होगी जब हमारे लंग का अर्थात जिसे हम बोल सकते हैं अंतर फुफ्फुसीय दाब, जिसे फेफड़ा बोलते हैं, तो उसे बोल सकते हैं अंतर फुफ्फुसीय का दाब जो होता है, यदि हमारे वायुमंडल के दाब जो प्रेशर वायु को बाहर रहता है और हमारे फेफड़े के अंदर रहता है अर्थात लंग के अंदर रहता है, तो इन दोनों का प्रेशर देखा जाता है। क्या कि यदि लंग का प्रेशर जो होता है वायुमंडल के प्रेशर से कम होता है अर्थात वायुमंडल का जो दाब होता है वायु का प्रेशर उससे हमारे फेफड़े का दाब कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन में इसी का जस्ट विपरीत कि बाह्य श्वसन में जो फेफड़े के दाब होता है उसका दाब अधिक होता है किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। तो इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वायुमंडल में चली जाती है अर्थात जिसे बोल सकते हैं बाह्य श्वसन हो सकता है। ओके, तो हम क्रियाविधि के अनुसार देखते हैं किस प्रकार हमारे फेफड़े श्वसन कर रहे हैं, ऑक्सीजन या फिर वायु को आने पर किस प्रकार एक्सपैंड हो रहे हैं, उनमें क्या क्या अंग कार्य कर रहा है, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। अब देखो, हम पहले समझते हैं अंतः श्वसन, क्योंकि अंतः श्वसन करेंगे तभी तो वायु श्वसन होगा अर्थात जब हमारे अंदर वायु अंदर आएगी तभी तो हम वायु श्वसन करेंगे। जब हमारे अंदर वायु ही नहीं है तो हम वायु श्वसन कैसे कर सकते हैं, आई बात समझे। तो देखो, अब यहाँ पर पहले हम डायग्राम में आपको बता दें क्या है, ये एक लंग है हमारा अर्थात फेफड़ा है। आपको एक कर से उसका कार्ड दिखाया गया है केवल समझाने के लिए कि अंतः श्वसन किस प्रकार हो रही है, बाह्य श्वसन किस प्रकार हो रही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये लंग है, ये जो हमारे हैं क्या है कशेरुक दंड, ये और ये, ओके, ये हो गई हमारी कशेरुक दंड। इसके अलावा ये जो आपको ऐसे दिखाया गया है एक चिन्ह के रूप में, ये है हमारी पसली अर्थात जो ये रिब्स हमारे ऊपर पाई जाती हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो हमारे सामने होती हैं जो पसलियाँ जिनसे जुड़ी होती हैं जिसे बोलते हैं उरोस्थी फिर स्टर्नम, जिसको हिंदी इंग्लिश बोलते हैं स्टर्नम, तो ये उसको दिखाया गया है। ओके, ये केवल इस पार्ट को ये, तो ये इसको दिखाया गया है। और देखो ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये ब्लैक कलर से, वो है हमारा डायाफ्राम। ओके, तो और ये हमारा हो गया लंग। आवाज गई ना, बस। अब देखो क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि वायु का फेफड़ों में प्रवेश हो रहा है, वायु का फेफड़ों में प्रवेश हो रहा है। अब देखो जब वायु का फेफड़ों में प्रवेश हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारे फेफड़े में आई ना अर्थात
अर्थात कि फेफड़े का जब दाब कम होगा वायुमंडलीय दाब से तो उस दौरान अंतर शोषण हुआ। अब उस दौरान क्या हुआ कि ये जो वायु आई अर्थात ऑक्सीजन आई हमारे फेफड़े, तो उस दौरान जो हमारा डायाफ्राम है वो एक्सपैंड कर गया अर्थात फैल गया। जैसे बोलते हैं कि डायाफ्राम संकुचित के स्थिति में आ गई, वो अंतर वो अपने एक नॉर्मल में मोड में जैसे ऐसे है ना, तो वो मान लो यहाँ में समझ सकते हम देखो यहाँ पर जैसे हमारे डायाफ्राम हो गया ना, तो अंतर शोषण की स्थिति में क्या हो जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है लगभग, मान लो ये इस तरह है ना, तो अंतर शोषण की स्थिति में क्या हो जाता है, ये कुछ सीधा हो जाता है। तो इस दौरान इसमें देखो क्या हो रहा है, ये डायाफ्राम जो है ना अपने स्थिति से, जैसे डायाफ्राम ऐसे है ना, तो डायाफ्राम अब हवा के आने से ऐसे हो गया, कुछ ऊपर से प्रेशर पड़ा ना, ऊपर से प्रेशर पड़ा तो डायाफ्राम जो हमारा ये फैल जाता है। अंतर शोषण की स्थिति में एक नॉर्मल शोषण की स्थिति में लगभग डायाफ्राम जो होता है 75% कार्य करता है। कि अंतर शोषण में जो सब प्रमुख अंग का कार्य होता है वो हमारा डायाफ्राम होता है, कि डायाफ्राम ही हमारे जो लंग का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसको कम ज्यादा करता है। तो अंतर शोषण की स्थिति में डायाफ्राम हमारा एक्सपैंड कर गया अर्थात वे संकुचित हो गया। तो उस दौरान क्या हो रहा है, देखो फेफड़े का आयतन बढ़ जा रहा है, जिससे क्या बोल सकते हैं, पसलियों और उरोस्थि जो है हमारे स्टर्नम अर्थात जिसे बोलते हैं, उसका फैलाव हो गया अर्थात इसका एक्सपैंड हो गया, जिसके कारण इसका लंग का आयतन जो है ना हल्का सा बढ़ गया। किस स्थिति में, अंतर शोषण की स्थिति में। और ये देखो ये आपको इस तरह दिखाया गया है कि देखो आपको पहले बता चुके लंग हमारी एक डब्बे के अंदर समझ लो बंद है, सामने से पसली और स्टर्नम, पीछे से हमारा कशेरुकदंड है, नीचे से क्या है, नीचे से डायाफ्राम। आई बात समझ, ये चारों तरफ से बंद है। तो अब इसमें ऑक्सीजन आया तो उस दौरान डायाफ्राम जो होता है हमारा फैल जाता है और वो अंतर शोषण की प्रक्रिया होती है। अब इसके आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार, अब यहाँ से चलने के बाद पश्चात ऊतकों में गए, ये भी आप जानते हैं, अब किस प्रकार वो ऊतकों में मिलती है, वहां से इसका एक्सचेंज होता है, किस प्रकार ये ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बदल देते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन से किस प्रकार ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी बस हम इतना बता सकते हैं आपको कि किस प्रकार अंतर शोषण हो रहा है और किस प्रकार बाह्य शोषण। ओके, आई बात समझे। तो अब इसी के जस्ट उल्टा यदि आपको बाह्य शोषण देखना हो तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है, जैसे ये हमारा डायाफ्राम हो गया ना, डायाफ्राम एक नॉर्मल स्थिति में समझते हैं, डायाफ्राम ये हमारा नॉर्मल स्थिति में, लेकिन अब जब बाह्य शोषण हो रहा है अर्थात बाह्य शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, ये कुछ इस तरह हो जाता है, अर्थात डायाफ्राम का ऊपर चला जाना। ये अब देखो इसमें कोई प्रेशर नहीं जा रहा है, केवल जा रहा है, ये मान लो कि ऊपर नहीं जा रहा है। नॉर्मल स्थिति में ये अंतर शोषण हुआ तो जब हमारा डायाफ्राम तो इस तरह था ना नॉर्मल स्थिति में, तो प्रेशर से पड़ा ऊपर सीधा हो गया, लगभग एकदम सीधा नहीं होता, हल्का सीधा हो जाता है, तो सीधा हो गया। तो अब इसी के स्थान पे जब बाह्य शोषण होगा तो फिर से जब ऑक्सीजन निकलेगी ऊपर से तो इसके ऊपर प्रेशर हट जाएगा, तो ये फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। ओके, तो यही बोला गया यहाँ पर, ये ज्यादा झुकाव नहीं होता कि ऊपर खिंचा हो जाता है, तो इसमें केवल झुक जाता है, मतलब अपनी नॉर्मल स्थिति में वो आ जाता है। इसमें देखो जो जैसा हम यहाँ पर आपको सिर्फ झुकने का मतलब ये इसलिए से बता रहे हैं कि डायाफ्राम जिसमें जैसे इसमें 75% काम कर रहा था, अब यहाँ पर ये डायाफ्राम का ज्यादा कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, उसका ज्यादा कार्य नहीं हो रहा है। हवा का जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः जो एक होता है उदरी के द्वारा अर्थात पेट के द्वारा हमारा शोषण होता है, या फिर वक्ष के द्वारा हमारा बाह्य शोषण हो रहा है। और उसमें क्या हो रहा था कि वो बाहर से ऑक्सीजन ली गई, इसके कारण डायाफ्राम उसका अर्थात लंग का आयतन बढ़ जाने के कारण हमारा जो संकुचित डायाफ्राम होता है वो संकुचित हो गया अर्थात वो उसका फैलाव हो गया। लेकिन बाह्य शोषण की स्थिति में क्या हुआ, बाह्य शोषण की स्थिति में जो हमारा डायाफ्राम है शिथिलम के समय आ गया, अर्थात वो अपने नॉर्मल अवस्था से थोड़ा सा कम हो गया। ओके, तो इस दौरान देखो क्या हो गया, इसका आयतन उसकी तुलना में इसका आयतन आपको कम दिखाई दे रहा होगा,
तो इसके इस स्थिति में ये कम हो जा रहा है, अर्थात जो पसली और उरोस्थिका अपने स्थान पर वापस लौटना, यानी कि अपने वो पुनः स्थान पर वापस लौट जाती हैं। ओके, इसी प्रकार हम देख सकते हैं वक्ष के आयतन में कमी। इतनी बात आगे नहीं समझ में, अगर इतना इसको वीडियो पर फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि एक नॉर्मल व्यक्ति में लगभग 12 बार पर मिनट श्वसन होती है। तो हम समझते हैं कि एक यदि 12 बार पर मिनट श्वसन हो रहा है तो उस दौरान हम आपको बताते हैं किस प्रकार कितना देर तक अंतर श्वसन होता है, कितना देर तक बाह्य श्वसन होता है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो अंतर श्वसन अर्थात 12 बार 1 मिनट में 12 बार श्वसन हो रहा है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक श्वसन कितने सेकंड, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड ना, तो अब 12 बार हो रहा है तो एक श्वसन कितना बराबर हो जाएगा, 5 सेकंड। कितनी देर में हमारा जो एक श्वसन हो रहा है 5 सेकंड हो रहा है। टाइम पूरा कितना था, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 12 बार श्वसन हो रहा है। एक नॉर्मल श्वसन की बात कर रहे हैं, केवल फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुल, ये एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको बता रहे हैं। तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 12 बार श्वसन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक श्वसन जो होता है 5 सेकंड में होता है। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एक श्वसन जो होता है 5 सेकंड में होता है तो उस दौरान जो अंतर श्वसन होता है ना, वो होता है मुख्यतः 2 सेकंड तक। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, 2 सेकंड दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, 2 सेकंड। और जब 5 सेकंड का होता है तो अब हम उसमें आपको बाह्य श्वसन दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3, ये 3 सेकंड हमारा बाह्य श्वसन हो गया। मतलब जो नॉर्मल श्वसन होती है ना, उसमें जो अंतर श्वसन होती है उसकी समय कम होती है और बाह्य श्वसन की समय ज्यादा होती है। अर्थात कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक नॉर्मल श्वसन के समय में 2 सेकंड में ऑक्सीजन ली गई, अर्थात वायु लिया गया, और जबकि 3 सेकंड में 2 सेकंड में ऑक्सीजन लिया गया और 3 सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाला गया। तो मतलब कह सकते हैं 2 सेकंड में अंतर श्वसन और 3 सेकंड में बाह्य श्वसन में हो रहा है। ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है हमारे नॉर्मल श्वसन में। ये बात याद रखना। इसके अलावा हम आपको बताएंगे फोर्सफुल या फिर फोर्सफुल के द्वारा, मतलब जैसे बोलते हैं जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती हम सांस को लेके रोके रहे, मतलब कि जो अंतर श्वसन की समय है 2 सेकंड ना होकर 5 सेकंड तक हम कर सकते हैं, और बाह्य श्वसन की स्थिति हम और बढ़ा सकते हैं। तो इसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसको हम जब बताएंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसमें आपको बताएंगे कि मतलब श्रम की स्थिति में क्या होती है, या फिर जब आप आराम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या स्थिति आती है श्वसन के बारे में। ओके, तो इसको याद रखना। एक नॉर्मल व्यक्ति में नॉर्मल श्वसन जो होता है 12 बार होता है। एक श्वसन का समय होता है 5 सेकंड, और उसमें जिसमें कि 2 सेकंड जो कि ब्लू से आपको अर्थात नीले रंग से दिखाया है, 2 सेकंड में अंदर श्वसन होते हैं और 3 सेकंड में बाह्य श्वसन होती है। आई बात समझ में? तो इसमें जिस प्रकार देखो वायु का फेफड़े में प्रवेश हो रहा था, अर्थात 2 सेकंड तक वायु का फेफड़े में प्रवेश हुआ, उसी प्रकार वायु का बाहर अर्थात फेफड़े से वायु का बाहर निकलना। देख लो यहाँ पर फेफड़े से वायु का बाहर निकलना, ये कितना हो गया हमारा 3 सेकंड तक। ओके, तो यहां तक अच्छे से रीडिंग करो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।